नमस्ते सभी को। एनिमो बीकानेर परिवार की ओर से आयोजित इस 7 दिवसीय श्रृंखला शक्ति संगम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा सत्र अन्य सत्रों से विशेष होने वाला है। विशेष क्यों? दो कारणों से। एक, कि हम इसमें कोई समसामयिक विषय या फिर कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर से ऐसा विषय नहीं लेंगे। एक एकेडमिक टॉपिक है जो कि लगभग सभी के लिए उपयोगी है, इंफॉर्मेटिव है। तो ऐसा ये विषय आज का होने वाला है। और दूसरा खास तौर पर इसलिए क्योंकि एनएमओ परिवार में ऐसे 3-4 लोग मेरे जीवन में हैं व्यक्तिगत रूप से, जिन्होंने कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया या रोका नहीं टोका नहीं। हाँ ठीक है, कर लो, जो होगा देखा जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वो वाली पद्धति। तो ऐसे उन 2-3 लोगों में से एक डॉक्टर डी के शर्मा सर आज हमारे साथ हैं, जो हम लोगों को इको डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर बहुत सारी अच्छी बातें बताएंगे। सर न सिर्फ हड़ौती अपितु पूरे राजस्थान के एक सुप्रसिद्ध मनोचिकित्सक हैं। एडिशनल प्रिंसिपल जीएमसी कोटा कोटा मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल रहे हैं। और पूर्व में एनएमओ राजस्थान परिवार के अध्यक्ष के रूप में भी अपना दायित्व निर्वहन लंबे समय तक किया है। तो इतने लोग जो आज उपस्थित हैं, सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर डी के शर्मा सर से कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। और सर, द स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू। थैंक यू प्रद्युम्न। आज इस शक्ति संगम श्रृंखला के व्याख्यानों की श्रृंखला में आज जो मुझे आदेश हुआ है जिस टॉपिक पर बोलने का, वह टॉपिक है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो सर्वप्रथम तो मैं प्रद्युम्न और आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया और आप लोगों को कुछ हमारे व्यक्तित्व, हमारी जो ईगो होती है, उसके क्या डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, उनके बारे में जानने का एक अवसर दिया। मैं सोचता हूं यह सभी के लिए जानकारी के तौर पर भी एक उपयोगी रहेगा और साथ ही इसका मनन कर हम हमारी कहाँ पर कमजोरियां हैं उनको दूर कर हमारे व्यक्तित्व को भी हम निभाने में या सुधारने के अंदर जो है सफल होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको व्यक्तित्व क्या है, उसे हम कैसे परिभाषित करते हैं और उसके क्या कंपोनेंट्स हैं और उन्हें हम किस तरह से परिभाषित करते हैं, किस तरह से हम व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं, यह सबसे पहले हम एक बार जानना चाहेंगे। तो व्हाट इज पर्सनालिटी? पर्सनालिटी इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल बाय विच ही इज नोन टू द सोसाइटी। तो क्या है कि एक व्यक्ति विशेष की विशेषताएं जो उसे दूसरे लोगों से अलग करती हैं, वह उसकी पर्सनालिटी कहलाती है। उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका रूप, रंग, हाइट, बिल्ड, उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसके विचार, आचार, उसकी वैल्यूज, उसका करेक्टर, उसका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, ये सब कुछ मिला करके एक तरह से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। अब व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, तो उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही गई हैं, उसकी बहुत सारी थ्योरीज दी हुई हैं। तो उनके अंदर जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है आजकल, दैट थ्योरी हैज गिवन बाय द फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री, दैट इज सिगमंड फ्रायड। और अभी पूरे वर्ल्ड वाइड इसी थ्योरी को सबसे ज्यादा एक तरह से माना जाता है। दिस इज द ट्राइपार्टाइट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी our personality has got three components, that is id, ego and superego. So what is id? It is that part of our personality which harbors the normal biological desires and instinctual impulses. Next slide please. So id क्या है कि our natural जो desires होती हैं, हमारी जो इंस्टिंक्चुअल इंपल्सेस होती हैं, जो बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं अपनी, जैसे हंगर है, थर्स्ट है, शेल्टर है, सेक्स है, ये जो बेसिक नीड्स हैं, इट हार्बर्स दोज नीड्स। इट हैज गॉट ए टेंडेंसी टू सीक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। यानी जो ये कंपोनेंट है अपनी पर्सनालिटी का, उसे तुरंत जो है वो ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तुरंत आनंद चाहिए। इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, मतलब आनंद के सिद्धांत पे काम करती है कि मुझे तो सिर्फ आनंद चाहिए, चाहे इसका परिणाम
कुछ भी हो, मैं पोस्टपोन नहीं कर सकता अपने आप की इच्छा को। मैं तो जो मुझे चाहिए वो तुरंत चाहिए। इट कैन बी समराइज्ड इन वन वर्ड, वांट्स, एंड रफली वी कैन टेक इट एज इक्विवेलेंट टू आवर मन। हमारा मन, मन जो बहुत चंचल है, मन जो हर समय कुछ ना कुछ चाहता है, हर समय उसे कोई ना कोई भोग विलास की इच्छा होती है। आंखों से वह अच्छा देखना चाहता है, अच्छा सुनना चाहता है, जबान से अच्छा स्वाद चाहता है, अपनी कर्मेंद्रियों से अच्छा भोग चाहता है, उसे सब कुछ चाहिए। और इसलिए हम इस पर्सनालिटी का जो पार्ट है उसको मन कहते हैं। नेक्स्ट, जो दूसरा पार्ट है पर्सनालिटी का, वो है ईगो। ईगो या आई सेंस, जो बाहर की दुनिया से अपने आप को अलग करता है। और ये जो ईगो है, इट वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, और ये एक तरह से मीडिएटर का काम करता है। इट की डिमांड्स और सुपर ईगो की जो डिमांड्स होते हैं उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। और इस कंपोनेंट को हम रफली कह सकते हैं कि यह हमारी बुद्धि या विवेक जिसे हम कहते हैं उसके समानांतर हम इसे मान सकते हैं। नेक्स्ट, तो इसके ईगो के फंक्शंस क्या है कि ये हमारे को जो रियलिटी होती है, वास्तविकता होती है, उससे परिचय कराता है। हमारी जो इंस्टिंक्चुअल इंपल्सेज होती है उनको कंट्रोल करता है। दूसरे लोगों से संबंध बनाने में हमारे को सहायक होता है। और साथ ही कॉग्निटिव और डिफेंसिव फंक्शन भी ईगो के होते हैं। नेक्स्ट, सुपर ईगो। Super ego, next slide, please. Super ego is that part of personality which harbors the moral and ethical values of the society. जो हमारी जो सोसाइटी की जो मोरल और एथिकल वैल्यूज होती हैं, टीचिंग्स ऑफ आवर पेरेंट्स सिंस चाइल्डहुड, टीचिंग्स ऑफ आवर टीचर्स, टीचिंग्स ऑफ ग्रेट पीपल, टीचिंग्स ऑफ रिलीजियस पीपल, टीचिंग्स ऑफ सोसाइटी, कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, डूज एंड डोंट्स ऑफ द सोसाइटी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यानी जो मोरल प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, वह पार्ट ऑफ पर्सनालिटी जो है वह सुपर ईगो कहलाती है। और इट वर्क्स ऑन मोरल प्रिंसिपल। और जब कभी हम इसको डिसोबे करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस ए सेंस ऑफ मेंटल पेन, जिसे हम गिल्ट कहते हैं। अपराध बोध होता है जब भी कभी हम इसकी बात को नहीं मानते हैं, तो मन में एक अपराध बोध होता है जिसे हम गिल्ट कहते हैं, जो हमारी अंतरात्मा में हमें महसूस होता है। एंड इट इज अल्कोहल सोल्यूबल। अल्कोहल सोल्यूबल का मतलब अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल अंतरात्मा उसमें डिसॉल्व हो जाती है। आपने देखा होगा, हम अपनी इंपल्स के ऊपर काम करते हैं कि जितने भी जैसे क्राइम होते हैं, कोई भी मर्डर, रेप एटसेट्रा, वो सब अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल होते हैं। सो इट इज अल्कोहल सोल्यूबल। सो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग अल्कोहल इन योर लाइफ। नेक्स्ट, अब हम ये देखेंगे कि आखिरकार हमारा जो कोई भी एक्शन जो होता है, हमारा जो कोई भी व्यवहार होता है, वो किस प्रकार से होता है। हमारा जो व्यवहार होता है वह हमारी पर्सनालिटी के इन तीनों कंपोनेंट्स जो होते हैं, इनके आपस के इंटरेक्शन के फलस्वरूप होता है। कि जो ईगो होती है वह डिमांड्स ऑफ रियलिटी जो है वह उसके ऊपर हावी होती हैं, डिमांड्स ऑफ इट जो होती हैं वो उसके ऊपर हावी होती हैं, और डिमांड्स ऑफ सुपर ईगो होती है वो भी उसके ऊपर हावी होती हैं। तो इन तीनों की डिमांड्स को एक तरह से बैलेंस करके और फिर कोई एक्शन ईगो लेती है, यानी कि हम कोई एक्शन लेते हैं। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आखिर हमारी जो साइकिक एपरेटस है या हमारी जो पर्सनालिटी कैसे वर्क करती है, और ये तीनों कंपोनेंट पर्सनालिटी के कैसे काम करते हैं। जैसे समझिए कि आप किसी मिठाई की दुकान के बाहर खड़े हैं और आपको बहुत भूख लग रही है। तो जो इड कंपोनेंट है आपकी पर्सनालिटी का, यानी मन, वो कहेगा कि भाई मुझे तो भूख लग रही, मुझे तो तुरंत मिठाई चाहिए, तुरंत भोजन चाहिए। तो वो कहेगा मुझे तो लेना है तुरंत। तो वो भोजन की तरफ आप बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे मिठाई खाने के लिए। लेकिन ईगो तुरंत कहेगी कि नहीं, क्योंकि वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है, तो वो तो चाहती है इड, तो मेरे को मिठाई चाहिए। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है, कहती है नहीं देखो भाई, अगर तुम्हारे पास में जेब में पैसे हैं तो तुम पैसे चुका करके और जो है वो मिठाई खा लो, नहीं तो जो शॉपकीपर है सामने वो तुम्हारे को पकड़ लेगा, ही विल हैंड यू ओवर टू पुलिस एंड यू विल बी इन ट्रबल। आपको पुलिस को पकड़ा देगा, आपके जूते पड़ेंगे और आप खाना तो भूल जाओगे, जूते अलग खाओगे। तो वो उसको जो ईगो उसको रोक देती है, क्योंकि रियलिटी प्रिंसिपल या डिमांड्स ऑफ रियलिटी क्या है
कि आपकी जेब में पैसे हैं तो आप खरीद के खाओ या उसकी परमिशन से खाओ। वो अगर आपको परमिट कर दे कि भाई मेरे को भूख लग रही है पर पैसे भी नहीं है भाई, खा लेने दे यार, अगर वो परमिट करता है तो खा लो, नहीं तो आप अगर जबरदस्ती खाओगे या करोगे तो आप ट्रबल में होगे। सपोज वहां उस दुकान पर कोई आपके मिठाई वाला भी नहीं है, कोई शॉपकीपर नहीं है, और तो क्या होगा, आपकी ईगो भी आपको हरी झंडी दे देगी। यानी कि डिमांड ऑफ रियलिटी क्या है कि आप खा लोगे मिठाई तो आप ट्रबल में नहीं आओगे, आप मुसीबत में नहीं आओगे, आप आराम से अपनी भूख मिटाओ और चलते बनो आगे। लेकिन देन द सुपर ईगो जो कंपोनेंट ऑफ योर पर्सनालिटी विल कम इनटू एक्शन। वो कहेगा कि नो नो इट्स नॉट गुड, ये सही नहीं है, ये गलत है। जो डूज एंड डोंट्स वाली बात है ना, सही और गलत क्या है, उसकी जो पहचान कराती है वो आपकी सुपर ईगो कराती है। आपकी अंतरात्मा कहेगी कि नहीं भाई ये गलत है, आपके पास में पैसे हो तो उनको चुका करके खाओ या उसकी परमिशन से खाओ, ऐसा करना गलत है क्योंकि दिस इज अमाउंटिंग टू थेफ्ट, यह चोरी है। और हमें बचपन से सिखाया गया है कि चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है, हमारी मम्मी ने, हमारे टीचर्स ने सिखाया है, तो यह गलत है। अब आपकी दोनों तीनों जो भी कंपोनेंट्स हैं उनमें संघर्ष होता है। अब कौन विजयी होता है इसके ऊपर आपका एक्शन निर्भर करता है। मान लो आपकी ईगो बहुत स्ट्रांग है, आपकी इड बहुत स्ट्रांग है, और सुपर ईगो मतलब जो है थोड़ी वीक है, तो ईगो क्या करेगी, एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेगी अपनी डिफेंस के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ रैशनलाइजेशन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो वो रेशनलाइज करेगी इस जीत को कि भाई चोरी है, जो अंतरात्मा उसको कह रही है ना कि नहीं ये चोरी है, गलत है, तो कहेगी अरे क्या चोरी है, एक मिठाई का टुकड़ा खा लिया, क्या चोरी है इसमें। आज जब देश के अंदर सब, एक मंत्री से लेके संतरी तक सब चोर हैं, सब जो है वो हजारों करोड़ रुपए डकार जाते हैं और जो है सांस भी नहीं लेते, हजम कर जाते हैं, तो उसमें मैं तो एक छोटा सा टुकड़ा खा रहा हूं तो इसमें क्या गलत बात है या क्या बुरी बात। तो अगर जो है इस डिफेंस मैकेनिज्म से आपकी ईगो जीत जाती है, आपके अंतरात्मा को वो दबा देती है, ओवरकम कर लेती है, तो आप मिठाई खा लेंगे और चलते बनेंगे। पर अगर आपकी सुपर ईगो बहुत स्ट्रांग है, अंतरात्मा बहुत अगर बलशाली है, तो वो सबकी बातों को नकार देगी कि नहीं मुझे भूखे मरना मंजूर है लेकिन चोरी करना मंजूर नहीं है, तो आप भूखे ही चले जाएंगे। तो यह एक मैंने आपको बहुत संक्षेप में बताया है कि किस प्रकार से अपनी पर्सनालिटी के ये जो तीनों कंपोनेंट हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो, यानी मन, बुद्धि और आपकी अंतरात्मा, वो काम करते हैं। इनफैक्ट हमारे जो पुराने जो भारतीय धर्मशास्त्र हैं उन सबके अंदर भी इसी तरह का व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है, और उसमें तो पर्सनालिटी के 3 नहीं बल्कि 4 कंपोनेंट बताए गए हैं जो ज्यादा लॉजिकल हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और फ्रायड ने तो अहंकार और बुद्धि को एक साथ ही मिला दिया, जबकि हमारे यहाँ इन दोनों की अलग अलग व्याख्या की गई है और दोनों के अलग अलग कार्य भी हैं। खैर वो एक अलग विषय है, उस विषय पर फिर बाद में कभी चर्चा। नेक्स्ट, एक और दूसरा जो तरीका है मतलब पर्सनालिटी को डिफाइन करने का, अभी अपने पास समय इतना नहीं है, एरिक बर्न है जिसकी मतलब जो है वो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की थ्योरी है, जिसके अंदर उसने कहा है कि अपनी पर्सनालिटी के 3 कंपोनेंट होते हैं, पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड। तो जब हम हंसते खेलते हैं, गीत संगीत मौज मस्ती करते हैं, तो वो हमारा चाइल्ड बोलता है। जब हम एडल्ट इंटरेक्शन करते हैं, जब कुछ पढ़ाई की बातें करते हैं आपस में, जब युवा जो आपस में जो संवाद करते हैं, जिस तरह की बातें शेयर करते हैं, वो हमारा एडल्ट कंपोनेंट होता है। और जब हम किसी को कुछ समझाते हैं, कोई उपदेश देते हैं, जैसे कि अभी मैं हूं तो मेरा पेरेंट बोल रहा है, तो वो आपका पेरेंट कंपोनेंट होता है। और एक अच्छी पर्सनालिटी के इन तीनों का एक अच्छा सामंजस्य होना जरूरी होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अगर हमारी पर्सनालिटी में इनमें से कुछ अगर ब्लॉक हो जाता है तो फिर वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक तरह से हो जाता है, जैसे कंटामिनेशन कहते हैं इसको। जैसे मान लो एडल्ट और चाइल्ड एक जैसा हो गया तो बच्चा हर समय वो चाइल्डिश बातें ही करता रहेगा। किसी का अगर मान लो एडल्ट और चाइल्ड ब्लॉक हो गया तो वो हमेशा बोरिंग बातें ही करता रहेगा, वो सिर्फ बोर पर्सन होगा। तो ये एक हल्का सा एक दूसरा मैंने आपको व्यू पॉइंट दिया है पर्सनालिटी को समझने का। नेक्स्ट, नाउ वी टॉक अबाउट द ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो आखिरकार ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स आर द अनकॉन्शियस डिफेंस ओरिएंटेड reactions to stress which are aimed chiefly at protecting the ego from experiencing some anxiety or hurt। यानी ईगो को कोई हर्ट नहीं हो, और हर्ट किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी और लोअरिंग ऑफ सेल्फ एस्टीम।
तो ऐसी ना हो, इसके लिए ईगो जो है अपने रक्षा के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म से उनको एम्प्लॉय करती है, जिसे हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे अपनी बॉडी होती है, उसमें अपने शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसमें जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है ना, वो अपने को बाहरी जो इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, इनसे अपने शरीर की रक्षा करती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, वो जो पुलिसमैन कहलाते हैं। ऐसे ही ये डिफेंस मैकेनिज्म जो होते हैं, ये अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं, और उसको एंजाइटी नहीं हो, डिप्रेशन नहीं हो, या और कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए। लेकिन जब डिफेंस मैकेनिज्म यूज होते हैं, तो कई तरह के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। तो कुछ डिफेंस मैकेनिज्म जब यूज होते हैं, तो उनकी कीमत ईगो को पे करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस सिम्टम्स और डिजीजेस, कि उनकी वजह से टेंशन या वो एंजाइटी तो कम हो जाती है, लेकिन कोई एक सिम्टम या कोई एक इलनेस जो है वो डेवलप हो जाती है, जिन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम अगर इनका क्लासिफिकेशन करें, तो चार तरह के ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। फर्स्ट जो क्लास ऑफ डिफेंसेज होती हैं, वो है एक तरह की नार्सिसिस्टिक या साइकोटिक डिफेंसेज। तो चार तरह के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं: नार्सिसिस्टिक डिफेंसेज या साइकोटिक डिफेंसेज, इमेच्योर डिफेंसेज, न्यूरोटिक डिफेंसेज और मेच्योर डिफेंसेज। तो पहली है नार्सिसिस्टिक और साइकोटिक डिफेंसेज। नेक्स्ट। तो ये क्या होती हैं? इनके अंदर तीन साइकोटिक डिफेंसेज या नार्सिसिस्टिक डिफेंसेज होती हैं। वन, डिनायल, डिस्टॉर्शन एंड प्रोजेक्शन। तो what is denial? Denial means involuntary exclusion of unpleasant or painful reality from the conscious awareness. That is, हमारी जो conscious awareness में से हम जो भी unpleasant या painful reality होती है, उसको unconsciously हटा देते हैं, उसको निकाल देते हैं हम, ताकि हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर कोई पेनफुल चीज नहीं रहे। इसका एक उदाहरण है नॉर्मल पर्सन में। एक और बात मैं बताऊं कि ये सारे जो भी डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसमें हम कहेंगे साइकोटिक डिफेंस मैकेनिज्म है, या न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज्म है, या इमेच्योर है, या मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म है, हम कभी ना कभी अपने जीवन काल के अंदर इन सबको यूज करते हैं, कभी ना कभी हम जरूर करते हैं। तो वो एबनॉर्मल नहीं है। एबनॉर्मल क्या है कि व्हेन अ डिफेंस मैकेनिज्म इज रिपीटेडली यूज और एक्सक्लूसिवली यूज और एक्सेसिवली यूज, ओनली देन दैट डिफेंस मैकेनिज्म इज एबनॉर्मल। अदरवाइज तो सब चीजें एक तरह से नॉर्मल होती हैं किसी हद तक। जैसे इसका एक नॉर्मल एग्जांपल क्या है? एक्यूट ग्रीफ रिएक्शन। आपने देखा होगा, कई बार फिल्मों में बताते हैं या वास्तविक अर्थों में भी बताते हैं। एक जैसे महिला है, उसको वो उसका जो हस्बैंड है, वो युद्ध भूमि के अंदर जो है वो शहीद हो जाता है। उसको उसकी खबर अचानक उसकी खबर लगती है एक्सीडेंट की या किसी की। तो पहला रिएक्शन क्या होता है? या आपके घर के अंदर भी किसी की डेथ की या किसी के एक्सीडेंट की या कोई ऐसी बीमारी की कोई खबर अचानक लगती है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, नो इट कैन नॉट हैपन। नहीं, आप एक तरह से डिनायल मोड में होते हैं। बड़ी मुश्किल से आप उसको रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। और जो साइकोसिस है एक तरह से, जैसे शिजोफ्रेनिया है उसके अंदर, तो उसमें डिनायल होता है, उसमें जो पेनफुल रियलिटी है उससे आदमी दूर होता है। अपनी एक उसकी खुद की दुनिया होती है, उसी दुनिया के अंदर वो रहता है, मस्त रहता है, उसको बाहर की दुनिया से ज्यादा कुछ मतलब ही नहीं होता। वो रियलिटी टेस्टिंग उसकी इम्पेयर्ड होती है। पर इसकी कीमत उसको एक तरह से पर्सनालिटी डिस्ट्रक्शन के तौर पर चुकानी पड़ती है। नेक्स्ट, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या है? इट इज अनकॉन्शियस ग्रॉस रीशेपिंग ऑफ द एक्सटर्नल रियलिटी टू सेटिस्फाई इनर नीड्स। हम बाहर की जो रियलिटी होती है उसको अपनी आवश्यकता अनुसार मोल्ड मोल्ड करके या उसको तोड़ मरोड़ करके हम देखने के आदी होते हैं इस डिफेंस मैकेनिज्म के द्वारा। जैसे हेलुसिनेशंस है, हमें जो वास्तव में जो चीज दिखाई दे रही है वो दिखाई तो दे ही रही है, लेकिन हमारे जो इंटरनल साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हैं, उनके द्वारा हमें वो चीजें भी दिखाई दे रही हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसी चीजें भी सुनाई दे रही हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, जिन्हें हम ऑडिटरी हेलुसिनेशन या विजुअल हेलुसिनेशन कहते हैं। इसी तरह से डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी जो डेवलप होता है, वो भी इसी तरह से डिस्टॉर्शन ऑफ द रियलिटी से होता है, कि जो रियलिटी है वो तो बड़ी पेनफुल है, लेकिन बिकॉज ऑफ द साइकोसिस, जैसे मैनिया एक मतलब साइकोटिक्स जो इलनेस है, बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसकी जो मैनिक फेज है, उसके अंदर एक पर्सन को डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी डेवलप हो जाते हैं। उसके अंदर क्या होता है? एक आदमी अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति समझने लगता है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझने लगता है, बहुत पैसे वाला, बहुत ऐसा व्यक्ति समझने लगता है। वो सोचता है कि वो इतनी बड़ी कोई हीरोइन या इतनी बड़ी कोई लेडी है, वो उसके प्यार के अंदर जो है वो
पागल है, या वो खुद इतना स्मार्ट है, या इतना पैसे वाला है, या इतना ताकतवर है कि वो जो है सैकड़ों लोगों को एक साथ निमट सकता है। यानी कि उसको अपने आप के बारे में ये गलतफहमी हो जाती है कि वो एक बहुत बड़ा पर्सन है, और ऐसा करके वो मन तो उसका खुश रहता है, टेंशन और एंजाइटी वो सब खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी तो एक तरह से एबनॉर्मल हो जाती है ना। लोग तो उसको कहेंगे कि ही हैज लॉस्ट हिज सेंसेस, ही हैज बिकम मैड, कि वो तो जो दिमाग सरक गया उसका, इस तरह की बात करेंगे उसके बारे में। तो यह एक डिस्टॉर्शन के द्वारा होता है। नेक्स्ट, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है कि थ्रू दिस मैकेनिज्म ए पर्सन प्रोजेक्ट्स हिज ओन इनर शॉर्टकमिंग्स ऑन टू अदर पीपल, कि जैसे वो दूसरे लोग जो हैं वो हैं उस तरह के जैसा कि वो खुद है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो वो प्रोजेक्शन कहलाता है। प्रोजेक्शन मींस अनकॉन्शियस एट्रीब्यूशन ऑफ वंस ओन एटीट्यूड एंड इनर अनएक्सेप्टेबल इंपल्सेस और अर्जेस ऑन टू अदर्स, कि मतलब जिस तरह से क्या होता है, एक हमारी एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है, और अपने यहाँ जैसी कहावत है ना कि जिसकी जैसी होती दृष्टि उसको वैसी दृष्टि सृष्टि। जो बुरा आदमी है उसको दुनिया में बुरा ही नजर आएगा, जो अच्छा आदमी है उसको सब जगह अच्छा ही नजर आएगी। हम हमारे अंदर के चश्मे से सारी दुनिया को देखते हैं। और प्रोजेक्शन के द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा भी जैसे जो साइकेट्रिक इलनेसेज हैं जैसे शिजोफ्रेनिया, उसके अंदर डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन डेवलप होते हैं। किस तरह से होते हैं कि मैं अगर किसी से जैसे मान लो घृणा करता हूं, तो ये प्रोजेक्शन के द्वारा, इस डिफेंस मैकेनिज्म के द्वारा क्या होगा कि नहीं, इट्स नॉट मी हु हेट्स हिम बट ही हेट्स मी। मैं उससे घृणा नहीं करता, वो मुझसे घृणा करता है। यानी थ्रू दिस मैकेनिज्म हम दूसरे के ऊपर अपनी अंदर की फीलिंग को प्रोजेक्ट करते हैं। तो यह तीनों जो है एक तरह से डिनायल, डिस्टॉर्शन और प्रोजेक्शन साइकोटिक डिफेंस मैकेनिज्म है। साइकोटिक यानी कि इन डिफेंस मैकेनिज्म के यूज होने से एंजाइटी या टेंशन तो वो तो कम होता है, लेकिन अपनी पर्सनालिटी बहुत डिस्टॉर्टेड हो जाती है, और वो एक तरह की साइकोटिक पर्सनालिटी बन जाती है, या एक तरह की साइकोसिस जिसे हम कहते हैं ना कि मेजर मेंटल इलनेस, वो डेवलप हो जाती है हमारे अंदर। बाकी के और जो डिफेंस मैकेनिज्म है उनमें पर्सनालिटी इतनी डिसइंटीग्रेट नहीं होती, उनको हम यूज करते हैं तो भी। नेक्स्ट, तो जो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ पर्सनालिटी है जो डिफेंसेज हैं, उनमें आती है इमेच्योर डिफेंसेज। उसमें पहला आता है एक तरह से एक्टिंग आउट। एक्टिंग आउट मींस एक्सप्रेशन ऑफ एन अनकॉन्शियस इंपल्स थ्रू एक्शन देयर बाय ग्रेटिफाइंग द इंपल्स। यानी कि डायरेक्ट जो अपने मन में आ रहा है वो इंपल्स तुरंत बाहर निकाल देना। यानी अपने मन की जो भड़ास है तुरंत आप बाहर निकाल दो, जो आपके मन में इंपल्स आ रही है उसको हो जाने दो, एक्टिंग आउट कर दो उसको। ऐसा कई बार होता है, आपने देखा होगा कि कभी जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है रोड के ऊपर, कोई ट्रक से किसी बच्चे के कोई इंजरी हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो जो आसपास की जो जनता होती है एकदम गुस्से में आती है, ट्रक ड्राइवर को खींचा और धैं 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 उसकी पिटाई कर दी, ठोक दिया उसको। ऐसे ही कोई आपके खिलाफ कोई अगर बात कर दे, किसी डॉक्टर के, जैसे मान लो कोई रेजिडेंट डॉक्टर के साथ में किसी का जो है झगड़ा हो गया, बाहर से कोई आदमी आए उन्होंने किसी पीट दिया, तो आप एकदम से सारे के सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और कौन पर्सन है उसको लेकर के और उसकी पिटाई करना चालू कर देते हैं, एकदम हड़ताल कर देते हैं, नारे लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं। तो वो सब आपका जो एग्रेशन है वो एक तरह से एक्ट आउट हो जाता है। नेक्स्ट, regression means reversion to the mode of psychological functioning which are characteristics of earlier life stages, that is childhood, to avoid the tension and conflict about at the present level of development। अर्थात हम जो हमारा अभी का जो लेवल है जीने का, उससे रिग्रेशन हो जाता है। उससे मतलब हम पीछे चले जाते हैं। जैसे चाइल्डहुड के अंदर मतलब जो होता है, हम चाइल्डिश बिहेवियर करने लग जाते हैं, तो उससे क्या हमारा टेंशन तो खत्म हो जाता है, बच्चे जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं आप, लेकिन आपकी पर्सनालिटी एक तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। ड्रीम्स के अंदर कई बार हम ऐसा होता है, हम, आपने देखा होगा कई बेस रिपेयर के मतलब जो ड्रीम्स आते हैं उनमें कई चाइल्डिश हरकतें भी हम करते हैं। सेकेंडरी यूनिरेसिस भी इसका एक उदाहरण है, कि कोई बच्चा जो है वो एक तरह से ड्राई हो गया, लेकिन जब वो उसका सिबलिंग होता है, छोटा बच्चा पैदा होता है, तो वो देखता है कि उस मेरे से छोटे भाई बहन को ज्यादा प्यार मिल रहा है और मुझे कम प्यार मिल रहा है, क्योंकि छोटा बच्चा तो वेट मतलब वो बिस्तर में जो है वो यूरिन भी कर रहा है तो भी उसको ज्यादा प्यार मिलता है, वो भी फिर यूरिन करना शुरू कर देता है, यानी कि उसकी तरह से होना चालू हो जाता है, तो भाई मुझे भी मम्मी पापा ज्यादा प्यार करने लगेंगे। इसी तरह से साइकोसिस, जो सीवियर साइकोसिस होती है, शिजोफ्रेनिया, उसके अंदर आपने देखा होगा
कि एक आदमी जो है वो कोई परवाह नहीं करता कोई सोशल नॉर्म्स की, वो बिल्कुल शेबिली ड्रेस्ड होता है, कई बार मतलब जो है कपड़े भी नहीं पहने होते, आधे फटे होंगे, नंगा ही घूमता रहेगा सड़क पर, बिल्कुल चाइल्डिश बिहेव करेगा। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए रिग्रेशन। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स अनकॉन्शियस इमिटेशन ऑफ द एटीट्यूड एंड ट्रेट्स ऑफ ए डिजायर्ड पर्सन। हम हमारे जीवन में जिसे हम हमारा आदर्श मानते हैं, जिसे हमारा हीरो मानते हैं, ऐसे लोगों के एटीट्यूड्स और उनके जो ट्रेट्स होते हैं उनको हम इमिटेट करते हैं अनकॉन्शियसली। हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। जैसे हमारे हीरो जो हैं, जो नायक हैं, हमारे जो महान पुरुष हुए हैं, हम उनके जैसा कई बार बनना चाहते हैं। बच्चा जो है उसके लिए तो पिता ही जो है बहुत पावरफुल पर्सन होता है, पिता ही एक आदर्श होता है, वो उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। हम कोई हमारा जो इंस्टीट्यूशन होता है वो हमें बहुत प्यारा होता है, हम अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करते हैं। हम हमारे हीरोज को आइडेंटिफाई करते हैं, और आजकल की जो जनरेशन है वो तो जो फिल्मी हीरो होते हैं उनसे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या वो हमारे जमाने में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना रहे हो, उनकी एक्टिंग की कॉपी क्या करते थे। जैसे राजेश खन्ना बोलता था, पुष्पा आई हेट टीयर्स, तो उस तरह से बोलते थे। अमिताभ बच्चन जैसे बोलता था, है खुश तो बहुत होंगे तुम। तो लोग उन सब की नकल करते हैं और उनको अपना हीरो जैसा मानते हैं। और आजकल के जमाने की जो फिल्म है जिसमें वो अल्लू अर्जुन यूं कहता है कि आई एम नॉट फ्लावर आई एम फायर, वो भी आप सब लोग उसकी नकल करते हैं कई बार, और उन लोगों को अपना आदर्श जैसा मानते हैं। तो उनकी जो ट्रेड्स हैं, उनके एटीट्यूड्स हैं, उनके जो ग्रिमिसेस हैं, उनकी हम नकल करते हैं। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट, इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन क्या होता है कि दिस अनकॉन्शियस इंटरनलाइजेशन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन एज ए होल। जैसे आइडेंटिफिकेशन में तो हम जो डिजायर्ड उसकी जो क्वालिटीज होती हैं, जो अच्छी क्वालिटी होती है किसी अपने सेलिब्रिटी की या जो अपना आदर्श होता है उसकी, इंट्रोजेक्शन में हम किसी भी पर्सन की होल क्वालिटी जैसा वो जो है वो सारी की सारी हम एक तरह से आत्मसात कर लेते हैं और फिर एकदम उसके जैसे हम बन जाते हैं। इसका एक उदाहरण होता है कि आइडेंटिफिकेशन विद द एग्रेसर। आपने देखा होगा कि कभी कोई पर्सन को जैसे किडनैप कर लें और वो लंबे टाइम तक अगर किडनैप रहे, तो जो उसका जो एग्रेसर है वो जब रिलीज होता है तो वो बिल्कुल एग्रेसर जैसा हो जाता है। आपने देखा होगा हमारे टाइम में जैसे जो रैगिंग होती थी, तो जिन लोगों की सबसे ज्यादा रैगिंग होती थी वो ही आगे चल के फिर जब उनका टर्न आता था तो वो ही फिर सबसे ज्यादा अपने जूनियर्स की रैगिंग करते थे। तो वो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन विद द एग्रेसर। डिप्रेशन के अंदर भी ऐसा होता है कि जो कोई हमारा लव्ड वन होता है उसकी सारी चीजें हम इम्बाइब करते हैं और उसके जैसा बनना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्किज़ोइड फैंटेसी मींस विड्रॉल इनटू सेल्फ टू ग्रेटिफाई फ्रस्ट्रेटेड विशेज और फैंटेसी। जैसे होती है ना फैंटेसी की डे ड्रीमिंग, हम जो है कोई भी चीजें अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए कल्पना करते रहते हैं और उस कल्पना के अंदर जी करके कुछ समय के लिए संतोष कर लेते हैं। और इस मैकेनिज्म के द्वारा जो फ्रस्ट्रेशन इज ओवरकम बाय द इमेजिनरी अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड मीटिंग ऑफ नीड्स। जैसी वो शेख चिल्ली की कहानी है ना, कि मैं जो है अभी जो है ये घड़ा लेकर के जा रहा हूँ, मैं इसको दूध को बेचूंगा, फिर इसके बाद में पैसे मिलेंगे, फिर बहुत पैसा आएगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर बच्चे होंगे, वो जो कहानी आपने सुनी होगी। तो उस तरह की जो फैंटेसी होती है, या आप अचीव करते हैं कई सारी चीजें कि मैं एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो गया हूँ, एक बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया हूँ, एक बहुत बड़ा सर्जन हो गया हूँ, इस तरह का। नेक्स्ट, तो जो नेक्स्ट सेट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं उनको हम न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज्म्स कहते हैं। और उसमें पहला है रिप्रेशन। रिप्रेशन मीन्स अनकॉन्शियस एलिमिनेशन ऑफ एंजाइटी प्रोवोकिंग आइडियाज एंड और फीलिंग्स फ्रॉम द कॉन्शियस अवेयरनेस। यानी हम डे टू डे हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें बहुत सारी हमारी जो पेनफुल इवेंट्स होती हैं, बहुत सारी जो है वो तकलीफ देने वाली घटनाएं होती हैं, तो वो सब के सब हमारी कॉन्शियसनेस में नहीं रहती। अगर रहे तो हम बहुत ज्यादा टेंस और एंशियस हो जाएं। वो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ रिप्रेशन दे आर रेंडर्ड अनकॉन्शियस एंड बरीड इन टू अवर अनकॉन्शियसनेस। जो हमारा अनकॉन्शियस है उसके अंदर वो एक तरह से दफन हो जाती है। और ये एक नॉर्मल फॉरगेटिंग है कि हम जो पेनफुल इवेंट्स को धीरे धीरे भूल जाते हैं। अगर नहीं भूलें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम अपने को हो जाए। और जो साइकेट्रिक इलनेस है उसके अंदर जो साइकोजेनिक एमनेजिया होता है, जो एक तरह का डिसोसिएटिव डिसऑर्डर होता है, उसमें भी इस तरह का होता है। जैसे किसी व्यक्ति के साथ कोई बहुत पेनफुल कोई घटना घटी जो है, तो वो जो है
कुछ समय के लिए उस घटना को एक तरह से भूल जाता है कि मैं वहां गया था, ये गया था, फिर क्या हुआ इसके बाद मुझे याद नहीं। जैसे किसी ने उसकी पिटाई की हो, कोई बात हुई हो, तो उसको जैसे याद नहीं, या उसके साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया हो, तो जो कोई ऐसी शेमफुल या कोई दुखद या ऐसी घटना हुई होगी, उसको वो भूल जाता है और अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं रहती उसके वो। तो इससे उसको टेंशन तो खत्म हो जाता है, लेकिन एक तरह से उसकी याददाश्त उस पीरियड के लिए खत्म हो जाती है, जो वापस भी आ जाती है साइकोजेनिक एमनेजिया में। तो नेक्स्ट, displacement means unconscious shifting of emotions usually aroused by perceived threat from an unconscious impulse to less threatening external object which is then felt to be the source of threat। यानी कि कोई एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस है सामने, तो यू हैव गॉट ए टेंडेंसी टू शिफ्ट द योर इंटरनल इमोशंस और एंजाइटी और एग्रेशन फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट टू अनदर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपकी जैसे किसी बॉस से मतलब जैसे लड़ाई हुई और आप उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं बात, एचओडी ने जो है आपको डांट दिया, आपने काम ढंग से नहीं किया, ये नहीं किया, तो आपको बहुत गुस्सा आया, ये आ रहा है कुछ बोलने का, लेकिन आप बोल नहीं सकते क्योंकि ईगो, रियलिटी टेस्टिंग ईगो की इंटैक्ट है। उसको पता है कि बोला तो और ज्यादा बड़ी मुसीबत में हम फंस सकते हैं, अटेम्प्ट लगा देंगे, वो थीसिस पूरी नहीं करवाएंगे, कई प्रॉब्लम है। तो जैसे ही फिर घर जाते हैं, वो गुस्सा भरा होता है आपके, वो एंजाइटी, टेंशन, एग्रेशन, इम्पल्स आपकी जो होती है, तो वहां पर आप बोलते हो पत्नी को कि एक कप चाय लाना, और वो थोड़ी सी देर होती है तो चिल्ला पड़ जाएंगे, इतनी देर से चिल्ला रहा हूं मैं, क्या मैं बेवकूफ हूँ क्या? हैं, एक कप चाय नहीं दे सकते तुम, ये नहीं कर सकते। तो वो सारा गुस्सा जो है उधर उसके ऊपर निकल जाता है। तो जो मतलब एक तरह से जो न्यूट्रल है या जो हार्मलेस ऑब्जेक्ट है, उसी के ऊपर गुस्सा निकलता है, उसी के ऊपर। शेर की तो बलि नहीं दी जाती है, वो तो मेमने की और जो बकरी की ही बलि दी जाती है। तो और ये जो है, हम अगर साइकेट्रिक प्रॉब्लम के बारे में बात करें, तो जो फोबिया होता है या ओसीडी होता है, उसके अंदर भी यही होता है कि हम एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस, हमारे कॉन्शियसनेस में है एंजाइटी, तो वो एंजाइटी क्या है, सिमट करके एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इकट्ठी हो गई। जैसे कोई वॉल लिजार्ड है, छिपकली के ऊपर आकर के इकट्ठी हो गई। हम छिपकली को अवॉइड कर सकते हैं, उसको देखना, जहां भी जाएंगे फट से हट जाएंगे, दूर हट जाएंगे, या कोई हाइट से उससे संबंध हो गया उसका, तो हाइट्स को हम हटा लेंगे, तो हमारी एंजाइटी खत्म हो गई, वो उस पर डिस्प्लेस हो गई एक तरह से। तो इस तरह से फोबिया जनरेट होता है। ऐसे ओसीडी के अंदर कोई आइडिया है, थॉट्स है, इम्पल्स है, उससे रिलेटेड आपकी सारी एंजाइटी है, वो एक पर्टिकुलर एक्शन के अंदर सिमट गई, उस एक्शन को करने से वो एंजाइटी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, आइसोलेशन। आइसोलेशन मीन्स अनकॉन्शियस सेपरेशन ऑफ द आइडिया ऑफ एन अनकॉन्शियस इम्पल्स फ्रॉम द एप्रोप्रिएट यूजुअली पेनफुल अफेक्ट, अफेक्ट यानी इमोशन, thus allowing only the idea and not the associated affect to enter consciousness। अर्थात हम जैसे जो सोचते हैं, हम जो भी कोई हमारे दिमाग में विचार आता है, तो उससे एसोसिएटेड अफेक्ट भी साथ में होता है। अफेक्ट यानी इमोशन, उससे सोचित, हम कोई दुखद घटना हम सोचते हैं तो हमारा मन दुखी हो जाता है, कोई खुशी की बात हमारे सामने आती है तो हम खुश होते हैं। तो आइसोलेशन में क्या होता है कि जनरली जो पेनफुल जो इवेंट्स हमारे साथ में घटित हुई हैं, उनको हमारी एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है, यानी ईगो जो है आइसोलेशन के डिफेंस मैकेनिज्म से उस पेनफुल अफेक्ट को उस घटना से अलग कर देती है। यानी वो पेनफुल अफेक्ट है वो खत्म हो जाता है, केवल वो एक आइडिया या घटना रह जाती है। जैसे मैं उदाहरण बताऊं, जैसे रिजोल्यूशन ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ यानी किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद जो हमारे को दुख होता है, उसको हम ग्रीफ कहते हैं। तो क्या होता है, शुरू में दुख बहुत होता है, उस घटना को जैसे हम याद करते हैं एकदम से आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत दिल में तकलीफ होती है, ये होती है। पर जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, तो हमारी ईगो इस डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करती है, और फिर हम जैसे साल 6 महीने बाद हम उस घटना का तो जिक्र करते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, फिर हम मेरे पिताजी के साथ में ऐसे था, फिर लास्ट में ऐसा हुआ, और फिर अचानक से उनकी सांस बंद हो गई, और फिर जो है उनकी मृत्यु हो गई या स्वर्गवास हो गया। ऐसी हम बात करते हैं, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड वो दुख का या तकलीफ का वो भाव हमारे मन में नहीं रहता। और इसी तरह का जो ऑब्सेशंस होते हैं, जैसे जो ऑब्सेसिव थॉट्स होते हैं, जिनको ओसीडी वाली प्रॉब्लम होती है, तो जैसे ही कोई ऑब्सेसिव थॉट आता है, मान लो कोई गंदा विचार आया किसी भगवान के लिए, किसी अपने रिश्तेदार के लिए कोई सेक्सुअल थॉट आया, मतलब ऐसा गंदा, तो शुरू में जब ओसीडी होता है तो
बहुत आदमी को तकलीफ होती है, विचार क्यों आया, उसको भयंकर गिल्ट होती है, भयंकर टेंशन होता है। पर धीरे धीरे वो सीख जाता है कि नहीं, ये तो विचार है, मैं तो ऐसा चाहता ही नहीं हूँ, खाली विचार है, विचार के आने से क्या होगा, विचार आया निकल गया, वो उसको नजरअंदाज कर देता है। तो आइसोलेशन मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म वो यूज करता है यहाँ पर। नेक्स्ट, तो अनडूइंग, अनडूइंग मीन्स अटोनमेंट या undoing, यानी कि कोई काम हमने कर लिया तो उसको अनड्यू करना, यानी उसे दोबारा नहीं करना, मतलब कि इसको अन किया कैसे कर सकते हैं हम। तो दीज आर अनकॉन्शियसली मोटिवेटेड एक्ट्स विच मैजिकली और सिंबॉलिकली काउंटर एक्ट और नेगेट अनएक्सेप्टेबल थॉट्स, इंपल्सेस, आइडियाज और इमेजेस। जैसे हमने कोई काम किया और हमको लगा कि ये काम ठीक नहीं हुआ, तो हम उसको अंडू करते हैं, उसको वापस लेते हैं। तो जैसे ओसीडी के अंदर, मतलब जैसे होता है कई बार कि कोई वो काम करने लगता है और उसको एक कोई गंदा, मतलब जो अनवांटेड थॉट आया, तो वो क्या करेगा, उसी काम को जैसे मान लो आप चल रहे हो, चलते हुए 2 कदम आगे बढ़े आपने, और आपको वो थॉट आया, तो फट से आप 2 कदम पीछे हट जाओगे कि भाई अब वो मैंने थॉट्स वापस ले लिया। आप कोई, जैसे आपने घर में घुसे, आपने बिजली का स्विच ऑन किया, उस समय गंदा थॉट आया, तो फिर आप 3 बार बिजली का स्विच ऑन ऑफ करोगे कि अब मैंने वो थॉट को चला दिया। तो ये तो साइकेट्रिक इलस्ट्रेशन है, यानी कि जो ओसीडी के अंदर होता है। नॉर्मल पर्सन के अंदर भी हमने देखा होगा कि कोई हमसे अगर गलती हो जाती है तो उसका पश्चाताप करने का प्रोविजन हमारे समाज में है, हमारे धर्मशास्त्रों में भी है, जिसको अपन कहते हैं ना प्रायश्चित, प्रायश्चित करना। अपने से कोई पाप हो जाए तो कि भाई प्रायश्चित कर लो, धर्मशास्त्रों में कहा गया है, गंगा नहा लीजिए, अभी कुंभ चल रहा है, तो भाई कुछ पाप किए हो तो जाओ कुंभ में जाके, कल जो है वो बहुत अच्छा दिन है, मकर संक्रांति का पावन दिन है, कुंभ का स्नान करो, सारे पाप तुम्हारे धुल जाएंगे। फिर आगे से पाप मत करना भाई, जो पुराने हैं वो तो निमट जाएंगे। तो उसका प्रायश्चित का प्रावधान है, जिससे हमारी मन की जो गिल्ट फीलिंग होती है कि हमने कुछ गलत किया है, वो एक तरह से वार्ड ऑफ हो जाती है, धुल जाती है। इसी तरह से आपने देखा होगा क्रिश्चियंस के अंदर एक कन्फेशन बॉक्स होता है कि आपके कुछ गलत हो जाए तो वहाँ फादर कहता है कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो यहाँ पे कन्फेस करो कि हाँ मैंने ऐसा किया, मुझसे ऐसा बुरा हुआ, ऐसा बुरा हो, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ये भी सब अनडूइंग का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी कि हम अनकॉन्शियसली जो हमारी अनएक्सेप्टेबल इंपल्सेस जो होती हैं, उनसे जस्ट अपोजिट एटीट्यूड हम अपनाते हैं ताकि उन हमारी भावनाओं को हम दबा करके रखें। जैसे मान लो कोई अनफेथफुल हस्बैंड है, तो वो घर जाके बहुत प्यार से पत्नी से बात करेगा, उसकी हर चीज का बहुत ख्याल रखने का कोशिश करेगा, वो अपने अंदर की जो वो फीलिंग है उसको ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट, रैशनलाइजेशन, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसा मैंने आपको वो मिठाई वाली जो घटना बताते हुए कहा था ना, कि हम हमारे हर काम को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, प्रोवाइडिंग लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर इरेशनल बिहेवियर मोटिवेटेड बाय अनएक्सेप्टेबल अनकॉन्शियस विशेष और सेल्फ इंटरेस्ट। तो हम हर चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये जो मैंने किया सही है, या जो हुआ ये इसलिए हुआ, उसके लिए हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। मेरे नंबर एग्जाम में कम क्यों आए कि जो एग्जामिनर था वो मुझसे जलता था, उसको जो है मैंने विश नहीं किया था, तो वो जो है मेरे से खुंदक खाता था, इसलिए उसने मुझसे ज्यादा कठिन प्रश्न पूछे, इसलिए मेरे नंबर कम आए वाइवा में, इसलिए जो है मेरी अच्छी रैंक नहीं बनी। तो हम किसी भी चीज के लिए 10 बहाने बना सकते हैं, जो बहाने हम कहते हैं एक्सक्यूजेज किसी चीज के लिए, अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए या रैशनलाइज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। वो ये बिल्कुल यूनिवर्सल फिनोमिना है जो अक्सर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, यानी एक्सेसिव यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस या लॉजिक टू अवॉइड अफेक्टिव एक्सप्रेशन या इमोशंस। यानी कि जब हम अपनी इंटेलेक्ट को यूज करते हैं किसी भी चीज को या किसी दुख तकलीफ को कम करने के लिए, तो उसे इंटेलेक्चुअलाइजेशन कैसे हैं, जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है अपने घर में नियर डियर की, तो आसपास आपके मिलने जुलने वाले आते हैं, वो सब जो कहते हैं वो कहते हैं कि अरे भाई कोई बात नहीं, अब वो तो जो भी आया है वो तो जाएगा ही सही, जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य च तस्मात् न परिहार्य अर्थेन शोचितुम अर्षि। तो तुमको उसके लिए कोई दुख करने की जरूरत नहीं है, उसने अच्छी जिंदगी जी ली, तो आपको अब इस चीज से संतोष होना चाहिए। यानी कि हम हमारी इंटेलेक्ट यूज करते हैं हमारे जो पेन या सफरिंग को कम करने के लिए। नेक्स्ट, कन्वर्जन, यानी कन्वर्जन डिसऑर्डर, कन्वर्जन ऑफ एंजाइटी। ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ एंजाइटी एसोसिएटेड विद रिप्रेस फॉरबिडन इंपल्स अर्ज इनटू सोमेटिक सिम्टम्स।
any conversion of unconscious stress or anxiety into somatic symptoms, especially related to sensory organ or central nervous system, which in symbolically or disguised form represent the impulse, जिसको हम कन्वर्जन डिसऑर्डर या हिस्टीरिया कहते हैं, जिसको कि हमारी जो अनकॉन्शियस कोई भी एंजाइटी है, टेंशन है, वो सोमेटिक सिम्टम में बदल जाती है। एंजाइटी खत्म हो गई, वो सिम्टम रह गया। जैसे मान लो घर के अंदर कोई बहू है, उसको जैसे ही वो ससुराल में आई, नई नई बहू आई, और सास जो है, सास तो सास होती है, उसको तो अपना आधिपत्य या अधिकार जमाना है, तो वो बहू को बहुत रौब जमाती है हर चीज में। तेने ये किया, तेने ये किया, क्रिटिसाइज करती है, दुख देती है, तकलीफ देती है, ये बर्तन मांज, ये कपड़े धो, ये नहीं किया। एक दिन अचानक जो है बहू का एक हाथ पैरालाइज हो जाता है एकदम से, कि क्या हुआ, कि सब बिल्कुल पैरालिसिस हो गया हाथ के अंदर, कि बिल्कुल उठता ही नहीं है। तो उसके सारा टेंशन खत्म, क्योंकि उससे उस हाथ को जो है, उससे अब काम नहीं करना पड़ेगा, तो उसकी वो एंजाइटी या पेनफुल जो एक्ट था वो एक तरह से रिलीफ हो गया। तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन डिसऑर्डर, है ना। तो जो हिस्टीरिया में ऐसे ही होता है, किसी को एक तरह से दिखना बंद हो जाता है, किसी की आवाज बंद हो जाती है, कभी तेज सांस आते हैं, कभी बेहोशी का दौरा हो जाता है। ये सब एक तरह से एंजाइटी सोमेटिक सिम्टम में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट, डिसोसिएशन। इसी तरह से डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है कि इनवॉलेंटरी स्प्लिटिंग और सेपरेशन ऑफ द मेंटल फंक्शन और ए ग्रुप ऑफ मेंटल फंक्शंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पर्सनालिटी इन ए मैनर दैट अलाउज एक्सप्रेशन ऑफ ए फॉरबिडन अनकॉन्शियस इंपल्स इनटू ए डिस्गाइज फॉर्म। कि जैसे हमारी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है, उससे जो हमारी जो अनएक्सेप्टेबल इंपल्सेज है हमारी पर्सनालिटी के अंदर, वो सेपरेट होके और रीऑर्गेनाइज होके एक दूसरी पर्सनालिटी बना लेती हैं, जिसको हम डुअल पर्सनालिटी या मल्टीपल पर्सनालिटी कहते हैं। जैसे आपने फिल्म में देखा होगा ना, अभी अपरिचित है या भूल भुलैया फिल्म के अंदर आपने देखा होगा, या जिसे हम पोजेशन सिंड्रोम कहते हैं, कि डील में कोई आकर के बोलने लग जाता है जैसे। तो वो भी एक तरह से हमारी जो एक तरह से अनकॉन्शियस या अनडिजायरेबल जो हमारी पर्सनालिटी के भाग होते हैं, वो ही उस पर्सनालिटी के रूप में सामने आते हैं। जैसे डिसोसिएशन के अंदर में वही आप सास बहू वाला एग्जांपल लूं, कि तो इसके अंदर जो डिसोसिएटिव हिस्टीरिया है वो कन्वर्जन हिस्टीरिया कहलाता है। इसके अंदर क्या होगा कि उसको अंदर जो बहू के अंदर सडनली क्या होगा कि उनके जो मरे हुए जो दादा हैं, वो उनके डील में आने लग जाएंगे कि अरे सास तेने ये क्या किया, तू इसको इतना दुख दे रही है, ये ठीक नहीं है, मतलब मेरे को इससे बहुत कष्ट हो रहा है, अब तू इसको ये कर, तू इसके लिए चबूतरा बना, इसके लिए जो तू ये कर, इसके लिए ये लेके आ, वहां पे लेके जा, यहाँ पे ढुका। और ऐसे करके वो जब बहू बोलती है सास को, तो सास हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है कि जो महाराज आप कहोगे वही करूंगी। तो वो जो उसके शरीर में आकर के बोलने लग जाता है, वो एक तरह से डिसोसिएटिव रिएक्शन कहलाता है। इससे जो है उसकी सारी टेंशन खत्म हो जाती है, और सास को लताड़ने का उसको जो मौका था, वो एक तरह से इसके द्वारा उसे मिल जाता है। नेक्स्ट, compensation means unconscious tendency to deal with a fear or conflict by unusual degree of effort in the opposite direction। यानी हमारे अंदर कोई अगर कमी है, तो हम दूसरे जो फील्ड है उसके अंदर जो है वो उसको ओवरकम करने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई हैंडीकैप होता है, तो वो अपनी दूसरी जो सेंसेज है उनको बहुत अच्छा डेवलप करता है। आपने देखा होगा किसी के हाथ नहीं है, तो वो पाँव से बहुत अच्छा ड्राइंग भी बनाते हैं, खाना भी बनाता है, सब कुछ करता है। अभी जैसे आर्चरी वाले जो हैं पैरालंपिक्स के अंदर, जैसे शीतल थी, उसने भी बहुत अच्छा किया। और अभी तो एक और, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, आज ही पेपर में मैंने पढ़ा था कि उसने शीतल को भी हरा दिया पैरालंपिक में। उसके तो हाथ भी नहीं है, पाँव भी नहीं है, तो भी वो बहुत अच्छी आर्चरी जो है निशाना लगाती है, तीरंदाजी करती है। तो ये सब इसमें होता है। नेक्स्ट, splitting means unconscious tendency to view self or others as either all good or all bad without considering the whole range of qualities। हमारी एक अनकॉन्शियस एक टेंडेंसी होती है कि कोई भी आदमी को ब्लैक एंड व्हाइट में देखने की, कि ये आदमी या तो अच्छा है या बुरा है, ये हीरो है या विलेन है। जैसे हिंदी फिल्म में होता है ना, हीरो ऑल गुड, विलेन ऑल बैड, जबकि हर आदमी के अंदर ग्रे शेड्स भी होते हैं। तो यह हमारी एक जो टेंडेंसी होती है अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म, उसके थ्रू ऐसा होता है। नेक्स्ट, तो अब हम बात करेंगे मेच्योर डिफेंसेज की। तो ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म जो हैं वो हम कभी ना कभी यूज करते हैं, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन सारे इमेच्योर या न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज्म या साइकोटिक डिफेंस मैकेनिज्म को जो है यूज ना करें। जब कभी हमारी ईगो के ऊपर कोई संकट आए या उसे कोई एंजाइटी हो, तो उसके स्थान पर हम मेच्योर डिफेंसेज यूज करें। और मेच्योर डिफेंसेज में क्या है? पहला, सप्रेशन, यानी वॉलेंटरी पोस्टपोनमेंट ऑफ एन इंपल्स विच हैज रीच कॉन्शियस अवेयरनेस। यानी हमारे अंदर कोई जैसे इंपल्स आ रही है, तो हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं जब तक कि
सही समय उसके लिए नहीं आए। मैं पिछले 50 मिनट से जो है आप सब लोगों को भाषण दे रहा हूं। अभी मैं क्लास ले रहा होता, सामने मेरे होते, अभी तो आपके पास में चॉइस है, आप बंद कर सकते हो, कोई भी काम कहीं भी घूम फिर के आ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बोर हो रहे हो तो। पर क्लास हो रही होती तो उसमें आपको सुनना ही पड़ता, मन में आता कि ये कितनी देर से बकवास किया जा रहा है, मन में गुस्सा भी आ रहा है, कुछ बोलने की इच्छा भी हो रही है, लेकिन नहीं कर रहे आप। बाहर जा करके फिर आप तसल्ली से अपनी सब बात कह पाते हो, या जो भी कुछ कह रहे हो वो सब कर रहे हो। तो कोई भी इंपल्स आपकी आ रही है, उसको राइट टाइम पर आप एक्सप्रेस करते हो, ये कहलाती है सपरेशन। तो वॉलेंट्री पोस्टपोनमेंट ऑफ एन इंपल्स और आर्ग्यूमेंट। जैसे आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो कह रहे हो देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, जब पत्नी से कोई आर्ग्यूमेंट होना लगता है कि नहीं, मेरे को सही कूल माइंड से वहां जाना है, मेरे को इस वक्त कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, मैं आकर के सारा हिसाब पूरा करूंगा, तो आप वो सब आर्ग्यूमेंट या वो सारे जो अनरिजॉल्व इश्यूज हैं उनको टाल देते हो, पोस्टपोन कर देते हो कि मैं वापस आकर के करूंगा। इसी तरह से सेकंड जो मेच्योर डिफेंस है, दैट इज कॉल्ड एंटिसिपेशन। दैट इज रियलिस्टिक थिंकिंग एंड प्लानिंग अबाउट द फ्यूचर अनप्लेजरेबल इवेंट। हमें आगे चल करके हमें क्या करना है, क्या अपने को भविष्य में बनना है, मुझे कल क्या करना है, उसके लिए पूरी प्लानिंग करना, जिससे कि कोई टेंशन नहीं हो। मेरे को एनेमोकॉन के अंदर भाग लेने के लिए 1 और 2 मार्च को उदयपुर जाना है, तो अभी से मेरे को जो है सारे रिजर्वेशंस कराने हैं, टिकट कराने हैं, वहां पे रहने का पूरा बंदोबस्त करना है सब लोगों से पूछ करके, ताकि फिर निक ऑफ द टाइम कोई टेंशन या कोई इस तरह की अनप्लेजेबल इवेंट नहीं हो। राइट। इसी तरह से एंटिसिपेटरी ग्रीफ होती है। जैसे आपको पता लगता है कि आपके कोई नियर डियर को कोई गंभीर बीमारी, कोई कैंसर या ऐसा डायग्नोज हुआ, तो आप पहले से मेंटली धीरे धीरे प्रिपेयर होने लग जाते हैं उसके लॉस के लिए, कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अपन ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो सब चीजें। नेक्स्ट, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म जो आप सब लोगों को अपनाना चाहिए। इट इज अनकॉन्शियस चैनलाइजेशन ऑफ अनएक्सेप्टेबल इंपल्सेज इनटू पर्सनली ग्रेटिफाइंग एंड सोशली वैल्यूबल बिहेवियर पैटर्न। जैसे आपकी सेक्सुअली एग्रेसिव इंपल्सेज हैं, उनको आप क्रिएटिव इंपल्सेज में बदल सकते हैं। सेक्सुअल इंपल्सेज हैं, उनको आर्टिस्टिक, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, रिसर्च, साइंटिफिक एक्टिविटीज, इन सब के अंदर आप चैनलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से जो एग्रेसिव इंपल्सेज हैं उनको स्पोर्ट्स, रेसलिंग, बॉक्सिंग, फुटबॉल, डिफेंस सर्विसेज, इनके अंदर चैनलाइज कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो एनर्जी है, जो उफनती हुई नदी है, उस पर बांध बनाकर उससे नहर निकाल करके कंस्ट्रक्टिव चैनल्स के अंदर आप उस एनर्जी को बदल सकते हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आपके अंदर एनर्जी है, यूथ के अंदर बहुत, बस उसको अपने को क्रिएटिव डायरेक्शन के अंदर मोड़ना है, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है। और डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन के अंदर, टेररिस्ट की तरह से अगर हम काम करेंगे, तो हम जो है सोसाइटी का डिस्ट्रक्शन या नुकसान भी कर सकते हैं। तो हमारे को हमारी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव चैनल्स के अंदर सब्लिमेट करने की जरूरत है, चैनलाइज करने की जरूरत है, इसे सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमर। ह्यूमर एक बहुत अच्छा हेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी आप कोई टेंशन में हो, ये हो, तो आप उसे एक तरह से हंसी के अंदर उड़ा दीजिए, है ना। तो हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, कि उसको आप जो है कोई भी जो अनएक्सेप्टेबल या पेनफुल थॉट है, उसको ह्यूमर के द्वारा हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको बहुत हल्का कर सकते हैं उसके अंदर, इससे कि कोई अनप्लेजेंटनेस हमारे अंदर जैसे नहीं होगी। टू लाफ ऑफ पेनफुल इवेंट्स, जैसे आपने देखा होगा, जो है राजेश खन्ना को आनंद के अंदर देखा होगा, उसको लिम्फोसार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन होता है, कैंसर होता है उसको, लेकिन वो हर समय हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, मस्त रहता है, छोटी छोटी बात के अंदर जोक क्रेक करता है, सबको हंसता हंसाता रहता है, खुद को भी टेंशन से रिलीव रखता है, दूसरों को भी टेंशन नहीं होने देता। देन asceticism, यानी withdrawing oneself from all worldly pleasures, there is moral element in assigning values to the specific pleasure। यानी बाहर की सारी जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज है उन सब से अपने आप को विड्रॉ करना, संन्यास ले लेना, जैसा कि जैन मुनि होते हैं, सारा संसार सब कुछ त्याग देना एक तरह से, इवन धन दौलत वस्त्र तक त्याग देना। और इस त्याग के अंदर ही उन्हें आनंद मिलता है, क्योंकि इससे उनको एक तरह की सेलिब्रिटी स्टेटस मिलती है, सब लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनसे उनको एक तरह का एक ग्रेटिफिकेशन मिलता है, एक तरह का आनंद मिलता है। और लास्ट जो है ईगो डिफेंस, हेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म, वो है एल्ट्रुइज्म। नेक्स्ट, altruism means selfless service to others, deriving pleasure from constructive and instinctually gratifying service to others. This is the most important healthy defense mechanisms, that is pleasure of giving pleasure। यह इस सिद्धांत के ऊपर हम इसे काम करते हैं। और
इसका मतलब ये है कि जब भी आपको कोई तकलीफ है, कोई टेंशन है, तो आप दूसरे की सहायता करिए, दूसरे को आनंद दीजिए। जब आप दूसरे को आनंद देंगे तो आपको अपने आप आनंद मिलेगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम्हें अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पर, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तो हम जब किसी की सहायता करते हैं, हम दुखी हैं तो भी अगर हम किसी की सहायता करते हैं, तो हमें जो आनंद मिलता है, उसको, उसके जो मन में या उसको देख करके जो ग्रेटिफिकेशन हमारे को मिलता है, जो संतोष मिलता है, हमें जब उसकी आंखों के अंदर एक तरह की कृतज्ञता नजर आती है जिसके प्रति हमने कोई अच्छा काम किया है, तो आपके मन में एक जो प्लेजर फील होता है, वह बहुत स्थायी होता है, वह बहुत लंबे समय तक टिका होता है, वो आपके अंतरात्मा के अंदर आपको महसूस होता है, और वो लंबे टाइम तक। दैट इज कॉल्ड दी सुपर ईगो प्लेजर। उसको हम सुपर ईगो प्लेजर कहते हैं कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो सुपर ईगो आपको रिवॉर्ड देती है इन द फॉर्म ऑफ सुपर ईगो प्लेजर, और जो स्थायी और लंबे टाइम तक रहता है, और वो आपकी पर्सनालिटी को मोल्ड करता है, आपके अंदर एक एल्ट्रुइज्म की फीलिंग डेवलप करता है। तो यह एक बहुत अच्छा, एक तरह से हम कहें कि हेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा कई बार करता भी हूं, मैं ही क्या, आप लोग, सब लोग, हम लोग इतने कैंप लगाते हैं अपनी जो एक तरह से धन्वंतरी सेवा यात्रा करते हैं, जाते हैं वहां पर। आपने वहां पर देखा होगा कि वहां पर जो, जिन लोगों ने डॉक्टर की शक्ल पहली बार देखी है, वो आपको देखकर कितने खुश होते हैं, और आपको ये देखकर कितना अच्छा लगता है कि पहली बार आपने उनको कोई बीमारी के बारे में बताया, पहली बार उनकी कोई तकलीफ थी उसको दूर किया आपने, पहली बार उनको कोई दवा दी जिससे वो खुश हुए, पहली बार आपको देख करके उनको अच्छा लगा, तो आपके मन में कितनी अच्छी आनंद आता है, और वो आनंद स्थायी होता है। जो इड प्लेजर होता है वो तो क्षणिक होता है। आपने मिठाई का टुकड़ा खाया, जब तक मुंह में है वो, तब तक उसका स्वाद है, उसके बाद खत्म। आपने कोई अच्छा दृश्य देखा, जब तक देखा तब तक ठीक है, फिर बात खत्म। ऐसे ईगो है, आपकी ईगो कहीं सेटिस्फाई होगी, किसी ने आपको दो नमस्कार कर दिया, आपने कोई बड़ा अचीवमेंट कर लिया, आपने देखा, खत्म। पर ये जो सुपर ईगो प्लेजर है, ये लंबे टाइम तक आपके मन में टिका होता है, आप जब भी उस चीज को याद करते हैं आपको अच्छा लगता है। इसीलिए हमारी संस्कृति के अंदर अच्छे समाज की रचना के लिए इसका बहुत महत्व बताया गया है। एक्चुअली मेरा एक पूरा अलग से बड़ा टॉपिक है ये, प्लेजर ऑफ गिविंग प्लेजर। हमारे यहाँ तो कहा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यानी पाप और पुण्य की एक ही परिभाषा है, परोपकार ही पुण्य है और किसी को दुख देना ही पाप है। तो इसका हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा महत्व है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, पर सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तो यह हेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म सभी लोगों को अपनाना चाहिए अपनी पर्सनालिटी के अंदर, इसको इम्बाइब करना चाहिए, जिससे कि हमारी पर्सनालिटी और निखर कर आए। मेरा समय पूरा हो गया, 1 घंटे का। आप लोगों ने धैर्य से सुना, इस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इससे पहले कि हम सत्र समाप्त करें, एक सवाल डॉक्टर जितेंद्र ने पूछा है। हमारे बीकानेर एनएमओ के प्रखर कार्यकर्ता डॉक्टर जीतू पूछ रहे हैं। नमस्ते सर, डिफरेंस प्रोजेक्शन बिटवीन और डिस्प्लेसमेंट में प्रोजेक्शन। अंतर। जी सर। हाँ, प्रोजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट में अंतर यह है, देखिए, प्रोजेक्शन एक तरह का साइकोटिक डिफेंस मैकेनिज्म है। प्रोजेक्शन मींस हमारी अंदर की जो भी, मतलब जो फीलिंग्स हैं, उन सबको ये बताना कि ये मेरी फीलिंग नहीं है, ये सामने वाले की फीलिंग है। मैं किसी पर्टिकुलर आदमी से मतलब घृणा करता हूं, मेरे को वो अच्छा नहीं लगता, तो ये है कि नहीं, मैं, मतलब मैं उसे नहीं चाहता, ऐसा नहीं है, वो मुझे नहीं चाहता, वो मुझे घृणा करता है। आप अपनी अंदर की फीलिंग्स को दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करते हो, इसे तो कहते हैं प्रोजेक्शन, है ना? कि आई डू नॉट हेट हिम, ही हेट्स मी, वो मुझे घृणा करता है, ये तो प्रोजेक्शन। आप अंदर की, आपके मन में कोई बुराई है, एक जो पैरानॉइड आदमी है, जो सबको संशय की दृष्टि से देखता है, वो सबके अंदर बुराई बुरा देखता है, अरे वो तो सब आदमी ऐसा ही है, वो तो सब ऐसा ही है, वो सबको क्रिटिसाइज करेगा, वो जैसा जैसे हम अंदर होते हैं ना, तो उसी तरह से दूसरों को देखते हैं हम, है ना, हमारे अंदर के चश्मे से। डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट थिंग। डिस्प्लेसमेंट मीन्स हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में कोई ऐसी फीलिंग है कि जिसे हम डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कि जैसा मैंने उदाहरण देकर के आपको बताया था, कि बॉस वाला एग्जांपल देकर के मैंने बताया था आपको, कि बॉस आपको डांट रहा है और आपके मन में ये फीलिंग आ रही है कि जो, जो है, मन में आपके ये फीलिंग आ रही है कि मैं इसको भी जवाब दूं, एक गाली बकूं, या ये कर दूं, वो कर दूं, पर आपको ये मन में ये चीज है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे बहुत बड़ा इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए वो अंदर, चूंकि टेंशन तो है ही, एंजाइटी टेंशन है, तो वो आप ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्प्लेस कर दोगे कि जो एक तरह से न्यूट्रल है, या जो कम हार्मफुल है। आपने मतलब
आप मान लो सीनियर रजिस्ट्रार 3rd ईयर पीजी हैं, आपको एचओडी ने डांटा खूब, तो आप 1st ईयर के ऊपर जाकर के सारी भड़ास निकाल दोगे। तुमने ऐसा किया, तुमने मेरे को बताया नहीं इस केस के बारे में पूरी बात, मेरे को ये डांट पड़ गई, ये कर गई, कैसे तुम क्या करते हो तुम, वो सारे उसके ऊपर निकाल दी, सारा उसके ऊपर डिस्प्लेस कर दिया जो एंगर या एग्रेशन उसके अगेंस्ट में था। नेक्स्ट कोई एक और प्रश्न था कोई? सर ये सवाल ऋषभ घोष पूछ रहे हैं क्या? वेस्ट बंगाल से। वो पूछ रहे हम्म, हैं, प्रणाम सर, हाउ हम्म। कैन वी कॉन्शियसली मूव फ्रॉम नार्सिसिस्टिक और इमेच्योर डिफेंसेस टू मेच्योर डिफेंसेस? ये तो जो अपनी एक तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो भी टेक्निक्स हैं सारी की सारी, वो सब इसी तरह से, जितना हमारा स्ट्रेस कम होगा और जितने हमारे अंदर अच्छे संस्कार होंगे, हम अच्छे एटमॉस्फेयर में, अच्छे परिवेश के अंदर रहेंगे, तो हमारे अंदर अच्छे संस्कार पैदा होंगे। और जो अच्छे संस्कार जब हमारे अंदर आएंगे, तो हम अपने आप ही मेच्योर डिफेंसेज की तरफ आकृष्ट हो जाएंगे, हमें मेच्योर डिफेंसेज की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमें किसी को रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं रहेगी अपने बिहेवियर को। अगर गलत है तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, हम उसे रिमोल्ड करने की कोशिश करेंगे और उसे हम चेंज करने का प्रयास करेंगे। सत्र को आधिकारिक रूप से समाप्त करना असंभव होगा यदि मैं एनएमओ बीकानेर परिवार की ओर से हमारे अभिभावक, हमारे संरक्षक डीके शर्मा सर को धन्यवाद ज्ञापित नहीं करता। और जैसा मनोज जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा सर आपको सुनकर, धन्यवाद। मेरे ख्याल थैंक से ये यू। केवल मनोज की नहीं, हम सभी की मन के भाव हैं जो उन्होंने शब्दों में पिरो दिए हैं। तो अपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित होने के लिए और हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए सर, हृदय की अंतरतम गहराइयों से आपका हार्दिक धन्यवाद। और आशा करते हैं कि जल्दी आप फिजिकली बीकानेर में कभी आएंगे तो हम लोगों के साथ मिलने का मौका मिलेगा। जरूर जरूर। ठीक। थैंक यू, थैंक यू। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नमस्कार।